Assalamu alaikum students, this is Hassan Khan and today I'm going to share with you the NUMS past paper solution of 2019. So let's begin. MCQ number 1. The bonding energy per nucleon of deuteron and helium are 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, ये देखो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कहते हैं पैकिंग फ्रैक्शन को। तो ये हमें बाइंडिंग एनर्जी गिवन नहीं है, ये हमें पैकिंग फ्रैक्शन गिवन है। ड्यूट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जबकि हीलियम की जो है वो है 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सही है। तो पैकिंग फ्रैक्शन किसे कहते हैं भाई? पैकिंग फ्रैक्शन बेसिकली बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, इसको पैकिंग फ्रैक्शन कहा जाता है। तो पैकिंग फ्रैक्शन हमें गिवन है, अगर मैं इसको बाइंडिंग एनर्जी से मल्टीप्लाई कर दूँ, अगर मैं इसको एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी। सही है। तो सबसे पहले अगर मैं ड्यूट्रॉन की बात करूँ तो ड्यूट्रॉन के लिए मेरे पास बाइंडिंग एनर्जी का फार्मूला बनेगा, बाइंडिंग एनर्जी इज़ इक्वल्स टू 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट टाइम्स इसका एटॉमिक मास, और वो है 2। तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी बनेगी 2.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरह अगर मैं हीलियम न्यूक्लियाई की बात करूं भाई, तो उसके लिए उसकी बाइंडिंग एनर्जी होगी, बाइंडिंग एनर्जी इज़ इक्वल्स टू 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पैकिंग फ्रैक्शन था, एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर दिया 4, तो 7 टाइम्स 4 होता है 28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। अच्छा भाई, अब इस क्वेश्चन में आगे क्या कह रहे हैं? इफ़ टू ड्यूट्रॉन्स मर्ज टू फॉर्म अ सिंगल हीलियम न्यूक्लियस देन एनर्जी रिलीज्ड विल बी। इसका मतलब ये है कि भाई दो ड्यूट्रॉन्स मिल रहे हैं और एक हीलियम का न्यूक्लियस बन रहा है। तो दो ड्यूट्रॉन्स में इक्वेशन बनाने की कोशिश करता हूँ। दो ड्यूट्रॉन्स हैं, इन दोनों को मर्ज करा और हमारे पास एक हीलियम न्यूक्लिया बन गया 2 और 4। सही। तो एनर्जी कितनी रिलीज़ होगी ये बात पूछी जा रही है। तो सबसे पहले तो ड्यूट्रॉन की एनर्जी कितनी है भाई? 2.2 प्लस 2.2 और इज़ इक्वल टू, यहाँ पर एनर्जी रिलीज़ भी हो रही है। सही है। हीलियम की एनर्जी है हमारे पास 28 प्लस ई। ये क्वेश्चन बन गई, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2.2 प्लस 2.2 जब हम ऐड करेंगे तो बनेगा 4.4 और इज़ इक्वल्स टू 28 प्लस ई। अब ई कैलकुलेट करना है, 28 प्लस का उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ई इज़ इक्वल्स टू 4.4 माइनस 28। तो 28 में से जब हम 4.4 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 23.6 माइनस के साइन के साथ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट के अंदर। ये हमारे पास एनर्जी आ जाएगी। माइनस का साइन बता रहा है कि भाई एनर्जी रिलीज़ हुई है, पॉजिटिव होता तो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई होती। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। MCQ नंबर 2, अ बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम्स, ये इसको मैं M1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, लीव्स द गन विद वेलोसिटी ऑफ 200 मीटर्स पर सेकेंड V1 इफ़ द मास ऑफ द गन M2 2 kilograms, then the speed of recoil of the gun is V2 कैलकुलेट करना है। भाई एक बुलेट है वो गन के अंदर मौजूद है, बुलेट फायर की गई है, तो जो रिकॉइल की स्पीड होगी गन की वो कैलकुलेट करनी है। हमें पता है कि भाई ये इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो जो बुलेट का मोमेंटम है वही गन का भी मोमेंटम होगा। सिंपल इक्वेशन, M1 V1 इज इक्वल्स टू M2 V2। इसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। M1 की बात करूँ तो वो हमारे पास 20 ग्राम्स, तो ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड बाई 1000, तो मैं इसको यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ 20/1000। और V1 की वैल्यू हमारे पास है 200 मीटर्स पर सेकेंड, और जो M2 है वो इधर मल्टीप्लाई का इधर आएगा, डिवाइड हो जाएगा, इधर 2 से डिवाइड कर दिया तो ये मेरे पास V2 की वैल्यू आ जाएगी। तो ये 100 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, 100 2 ज़ीरोज़, तो इसका आंसर है हमारे पास V2 का, V2 इज इक्वल्स टू 2 मीटर्स पर सेकेंड, यानी कि ऑप्शन डी। MCQ number 3, in a coil when current changes from 10 amperes to 4 amperes in 1 seconds, delta I हम कैलकुलेट कर सकते हैं, 6 amperes आएगा। टाइम की वैल्यू गिवन है हमें 1 सेकेंड्स, और EMF गिवन है
वोल्ट्स 1.2 सेल्फ इंडक्टेंस कैलकुलेट करनी है। तो EMF का फॉर्मूला EMF इज़ इक्वल्स टू L डेल्टा I ओवर डेल्टा T। यहाँ से अगर मैं L को अलग करूँ तो EMF टाइम्स डेल्टा T डिवाइड बाय डेल्टा I, ये फॉर्मूला बनेगा इंडक्टेंस का। इसके अंदर वैल्यूज़ पुट कर देते हैं तो EMF की जगह पे 1.2 और डेल्टा I की जगह पे डेल्टा T की जगह पे 1, डेल्टा I की जगह पे मैं 6 एम्पीयर सब्स्टिट्यूट करता हूँ। तो ये हमारे पास अगर न्यूमरेटर में लिखा होता 12 तो पॉइंट को मैं एक आगे बढ़ा रहा हूँ तो 10⁻⁻1 हो जाएगा डिवाइड बाय 6। 2 टाइम्स 12 होता है, 10⁻⁻1 की वजह से इसका आंसर आएगा 0.2 और L इंडक्टेंस यूनिट होता है हेनरीज। तो इसका आंसर ऑप्शन बी। MCQ नंबर 4, if the wavelength of K X-ray from copper is 1.337 10⁻⁻10 meters, then the energy difference between two levels from which transition results will be। एनर्जी कैलकुलेट करनी है और एक्सरेज गिवन है हमें, एक्सरे की वेवलेंथ गिवन है। तो वेवलेंथ को हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं और एनर्जी के लिए फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करते हैं E इज़ इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्डा। सही। अब यहाँ पे h है प्लैंक्स कांस्टेंट और प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.6 10⁻⁻34। इसको मैं लिख रहा हूँ 66 10⁻⁻35 ताकि सॉल्व करने में आसानी हो। स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू 3 10⁻8। ठीक है ना। और इसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने से हमारे पास जो आंसर है वो मीटर्स में आएगा। क्यों? क्योंकि प्लैंक्स कांस्टेंट इसका यूनिट होता है जूल सेकंड, स्पीड ऑफ लाइट मीटर्स पर सेकंड और जो वेवलेंथ है लैम्डा वो मीटर्स के अंदर है। तो इन सब वैल्यूज़ को इस्तेमाल करते हुए जो मतलब एनर्जी आएगी वो जूल्स में आएगी। लेकिन अगर आप ऑप्शंस देखो तो वो किस में है, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में गिवन है। तो जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाने के लिए क्या करते हैं भाई, इसको इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है भाई, 1.6 10⁻⁻19 कूलम होता है। इसको मैं लिख रहा हूँ 16 10⁻⁻20 कूलम्स। ठीक है भाई। तो ये फॉर्मूला बन गया। अब इसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। E इज़ इक्वल्स टू एच की वैल्यू पुट कर दी भाई 66 10⁻⁻35 और C की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी भाई 3 10⁻8 और डिवाइड हो रहा है वेवलेंथ लैम्डा की वैल्यू 1.3 10⁻⁻10 मीटर्स और E का मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज 16 10⁻⁻20। ठीक है भाई, ये सारी वैल्यूज़ आ गई। अब इनको सॉल्व करने की कोशिश कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो अगर आप देखो तो 16 टाइम्स 4 आंसर होता है 64। सही है ना। तो अगर आप न्यूमरेटर में देखो तो 66 लिखा है और डिनोमिनेटर में ये 16 लिखा हुआ है। इनको मैं 4 टाइम्स कैंसिल आउट कर सकता हूँ तो मेरा आंसर भी अप्रॉक्सीमेट आएगा। ठीक है। तो इसको मैंने अप्रॉक्सीमेट 4 टाइम्स कैंसिल आउट कर दिया। अब न्यूमरेटर में देखो 3 है और 4 है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 3 टाइम्स 4 होता है 12। मैंने लिख दिया भाई 12 और ये 10⁻, अगर मैं इनको एडजस्ट कर लूँ ये बनेगा 10⁻⁻35 और प्लस का 8। ठीक है। और डिनोमिनेटर में मेरे पास ये 1.3 लिखा हुआ और 10⁻⁻10 -20। ठीक है। तो अगर इसको कैंसिल आउट करना हो तो 1.3 मतलब 13। सही। अगर ये 1.3 है तो ये इसको अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 13 बनेगा। सही है। लेकिन न्यूमरेटर में 12 लिखा है तो इसका मतलब 9 टाइम्स मैं इसको कैंसिल आउट कर सकता हूँ। ये 9 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया तो न्यूमरेटर में मेरे पास 9 बचा। 10⁻⁻35 और प्लस 8 ये हो जाएगा -27 10⁻⁻27 और डिनोमिनेटर में मेरे पास है 10⁻⁻30। ये जब नीचे से ऊपर आएगा तो +30 बन जाएगा। मतलब हमारे पास जो ई एनर्जी है वो बनेगी 9 10⁻⁻27 + 30 यानी कि ये हो जाएगा 9 10⁻3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। सही है। तो ये हमारा आंसर है। अब ये 10⁻3 का मतलब है मल्टीप्लाई हो रहा है 1000 से, तो 1000 का मतलब होता है किलो। तो इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ 9 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इसका आंसर है। अब देखो 9 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए इसका आंसर होगा।
MCQ number 5, if U and D represents up quark and down quark respectively, then composition of proton and neutron can be written as। तो भाई एक बात याद रखो, अगर मैं प्रोटॉन की बात करूं तो इसके अंदर 2 अप क्वार्क होते हैं, एक डाउन क्वार्क होता है, और अगर मैं न्यूट्रॉन की बात करूंगा तो इसके अंदर एक अप होता है और 2 डाउन क्वार्क होते हैं। सही है ना। तो प्रोटॉन में 2 अप 1 डाउन और न्यूट्रॉन के अंदर एक अप 2 डाउन। ऑप्शन सी इसका आंसर है। MCQ number 6, if starting from left the color bands in a carbon resistor are as follows। फर्स्ट बैंड इज़ ब्राउन, पहला बैंड जो है वो ब्राउन। अच्छा भाई देखो, सबसे पहले तो अगर मैं ये बताऊं कि जो कार्बन रेजिस्टर्स होते हैं ना, इनके ऊपर जो बैंड्स होते हैं ये उस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस बता रहे होते हैं। कैसे भाई, कि अगर किसी भी एक रेजिस्टर के ऊपर ना, कार्बन रेजिस्टर के ऊपर मैक्सिमम 4 बैंड्स होते हैं और मिनिमम 3 बैंड्स होते हैं। तो जो पहला बैंड है ना वो पहला बैंड उस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस का पहला डिजिट बताता है। दूसरा बैंड उसकी रेजिस्टेंस के अंदर जो दूसरा डिजिट है वो बताता है। तीसरा बैंड रेजिस्टेंस में मौजूद नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ की तादाद बताता है। और जो फोर्थ बैंड है वो टॉलरेंस बैंड होता है, वो टॉलरेंस लेवल बताता है। जो फोर्थ बैंड है ना वो 2 तरह के होते हैं, सिल्वर और गोल्ड। सिल्वर की टॉलरेंस होती है ±5%, गोल्ड की टॉलरेंस होती है ±10%। तो फोर्थ बैंड है तो अच्छी बात है, टॉलरेंस पता चल जाती है। फोर्थ बैंड नहीं है तो इसका मतलब टॉलरेंस होगी ±20%। सही है। तो यहाँ पर अब देखते हैं भाई, पहला बैंड ब्राउन है। ब्राउन जो है ना, अब ये जो कलर्स होते हैं ना, इन कलर्स को नंबर्स हमने असाइन किए हैं। मिसाल के तौर पर अगर ब्राउन है तो ब्राउन जो है उसका नंबर होता है 1। इसी तरह ब्लैक है, ब्लैक का नंबर होता है 0। और ऑरेंज है, ऑरेंज का नंबर होता है 3। सही। तो अब क्या कहा था भाई, पहला बैंड पहला डिजिट बताएगा, तो ब्राउन है पहला बैंड है तो पहला डिजिट इसका हो जाएगा 1। दूसरा बैंड है ब्लैक कलर का तो दूसरा डिजिट हो जाएगा 0। तीसरा बैंड है ऑरेंज कलर का और तीसरा बैंड बताता है नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़। तो इसका मतलब इसके पास 3 नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हैं। तो 1 2 3 कितना बना 10,000। और कोई फोर्थ बैंड नहीं है तो टॉलरेंस लेवल इसका होगा ±20%। इसका आंसर है ऑप्शन डी। 7, अ बॉल ऑफ मास m इज़ ड्रॉप्ड फ्रॉम अ सर्टेन हाइट h। एक बॉल है उसको हाइट h से ड्रॉप कर रहे हैं एक सैंड फ्लोर में। इफ़ द बॉल पेनिट्रेट्स d मीटर्स इनटू द सैंड, अगर बॉल जो है वो d मीटर्स जाएगी इनटू द सैंड, द एवरेज रेजिस्टिव फोर्स ऑफर्ड बाय सैंड। एवरेज रेजिस्टिव फोर्स किसके इक्वल होगी ये पूछा जा रहा है। तो भाई सबसे पहले तो जो देखो, सैंड के अंदर बॉल जाएगी तो वो बॉल आगे जाके रुक जाएगी। क्यों रुक रही है भाई, क्योंकि उसके ऊपर वर्क डन हो रहा है। वर्क डन कौन कर रहा है भाई, वो फ्रिक्शनल फोर्स वर्क डन कर रही है। ऐसा ही है ना। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो सारी की सारी जो है वो वर्क डन ओवरकम कर लेगा। तो इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ वर्क डन इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी। अब वर्क डन होता है भाई फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर मैंने लिख दिया फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेंट, और ये डी वो डिस्प्लेसमेंट है जो उस बॉल ने सैंड के अंदर कवर करी है। पोटेंशियल एनर्जी होता है भाई मास ग्रेविटी की रिस्पेक्ट से हाइट पे रखा हुआ हो। ये वो हाइट है जिससे ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया जा रहा है। एम उसका मास है, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। और यहाँ पर ये जो एफ है ना, ये एफ बेसिकली है नेट फोर्स, टोटल फोर्स, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस। नेट फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं भाई, नेट फोर्स कैलकुलेट करते हैं बड़ी फोर्स माइनस छोटी फोर्स। अब लेट सपोज एक बॉल है, ये बॉल अगर ड्रॉप हो रही है, नीचे की तरफ ट्रैवल कर रही है, तो इसका वेट जो है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा W। सही है। और यहाँ पर जो है वो सैंड फ्लोर है, जब बॉल इधर पहुँची तो इसके ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगी। लेट सपोज स्मॉल f कह देते हैं, तो फ्रिक्शनल फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही होगी। तो बॉल जो है वो यहाँ पे आके रुक जाएगी। इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा है और वेट कम है। तो जो नेट फोर्स है वो किसके इक्वल होगी भाई, नेट फोर्स इक्वल होगी फ्रिक्शनल फोर्स माइनस वेट के। तो ये बात मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। अच्छा, वेट का मतलब मैं mg लिख सकता हूँ क्योंकि ये फॉर्मूला होता है ना भाई। तो नेट फोर्स की जगह पे मैंने लिख दिया F माइनस mg टाइम्स d डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू mgh।
अब ये डी इधर मल्टीप्लाई आएगा, उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो ये बना एफ माइनस एम जी इज इक्वल टू एम जी एच अपॉन डी। अब ये माइनस एम जी एच उधर जाएगा, प्लस एम जी एच हो जाएगा, तो एम जी प्लस एम जी एच अपॉन डी इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स। यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये बना हमारे पास एम जी कॉमन और बचा 1 प्लस एच अपॉन डी। तो इसका फ्रिक्शनल फोर्स किसके इक्वल होगी भाई, एम जी टाइम्स 1 प्लस एच अपॉन डी, यानी कि ऑप्शन सी के इक्वल होगी। MCQ number 8. What are the particles emitted in a nuclear reaction in which lithium nuclei are bombarded by protons? The beryllium nuclei are produced. भाई देखो, सबसे पहले तो अगर मैं प्रोटॉन की बात करूँ ना, तो प्रोटॉन का मतलब है हाइड्रोजन न्यूक्लियस, ये होता है प्रोटॉन, सही है। अब इसको बम्बार्ड करवा रहे हैं किसके ऊपर, लिथियम के ऊपर, और बेरिलियम फॉर्म हो रहा है। तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह से लिखी जाएगी, लिथियम प्लस हाइड्रोजन और यहाँ पे आ गया बेरिलियम, ठीक है। अब इनके सबके एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मासेस देख लेते हैं। अगर लिथियम की बात करूँ तो 3 है और 7 है, हाइड्रोजन की बात करूँ तो 1 1 है, दोनों ऐड हो रहे हैं, तो 3 + 1 बनेगा 4 और 7 + 1 बनेगा 8, सही है। इसका मतलब कोई चीज़ लूज़ नहीं हुई, नील है। तो इसका आंसर अल्फ़ा पार्टिकल नहीं हो सकता। अल्फ़ा पार्टिकल का मतलब है हीलियम न्यूक्लिया। हीलियम न्यूक्लिया तब बनेगा जब यहाँ पे 2 और 4 हो, सही है, तो ये प्रोड्यूस नहीं हो रहा। बीटा पार्टिकल का मतलब या तो इलेक्ट्रॉन या फिर पॉजिट्रॉन की बात करेंगे, तो फिर वो एटॉमिक नंबर 1 कम या 1 ज़्यादा हो जाता है, तो बीटा पार्टिकल भी इसका आंसर नहीं हो सकता, ना ए है ना बी है। पॉजिट्रॉन इमिट नहीं हो रहा, सही है, वो तो बात हो गई बीटा पार्टिकल के अंदर ही। न्यूट्रॉन इमिट नहीं हो रहा, क्योंकि अगर न्यूट्रॉन इमिट होता तो भी एटॉमिक मास जो है वो 1 कम हो जाता। तो इसका आंसर बेस्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, गैमा रेज, क्योंकि गैमा रेज का एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नंबर 9. An alternating voltage source is connected to a resistor R and a capacitor C. Then which of the following statement about phase angle between voltage and current is correct? देखो, अगर मैं रेजिस्टर की बात करता हूँ ना, तो रेजिस्टर के अंदर करंट और वोल्टेज ये दोनों इन फेज़ होते हैं, सही है। तो करंट और वोल्टेज इन फेज़ होते हैं रेजिस्टर के अंदर, तो ऑप्शन सी और डी में से कोई एक है। कैपेसिटर की अगर मैं बात करूँ तो इसके लिए आप एक वर्ड आइस याद करो, ICE। C means capacitance और E का मतलब EMF वोल्टेज कह लो, और जो I है वो करंट है, सही। तो अब देखो इस वर्ड में I पहले आ रहा है, तो इसका मतलब करंट लीड करता है, E बाद में आ रहा है मतलब वोल्टेज लैग करता है। तो इसका आंसर होगा इन कैपेसिटर करंट लीड्स वोल्टेज बाय 90 डिग्रीज, ऑप्शन सी इसका आंसर है। इसी तरह अगर इंडक्टर की बात करें तो ये वर्ड याद रखो, एल, इसके अंदर एल मीन्स इंडक्टेंस, ई मीन्स वोल्टेज, आई मीन्स करंट। तो इंडक्टर के अंदर ई पहले आता है, तो इसका मतलब वोल्टेज लीड करता है और करंट लैग करता है, और एंगल सबके अंदर 90 डिग्रीज का होता है, ये सेम है, सही। रेजिस्टर की बात करेंगे तो दोनों इन फेज होंगे। MCQ number 10. A DC power supply is connected in series to a resistor 3 ohms and a capacitor of capacitance 1 farad. Resistance given है, capacitance given है. If EMF of a battery is 9 volt, EMF given है भाई, मतलब voltage given है, then values of maximum charge Q naught, maximum charge Q calculate करना है, Q is equals to CV फॉर्मूला होता है, यानी कि 1 farad times 9 volt, तो हमारे पास जो मैक्सिमम चार्ज है वो आएगा 9 कूलम्स, ठीक है भाई। तो 9 कूलम्स, और क्या कह रहे हैं, एंड टाइम टी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन दिस, टाइम टी टाइम चाहिए, और टाइम कैलकुलेट हम कर सकते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस इज़ बेसिकली इक्वल टू टाइम, सही। ये फॉर्मूला याद रखो, रेजिस्टेंस को कैपेसिटेंस से मल्टीप्लाई करोगे आपके पास टाइम की वैल्यू आ जाएगी। तो रेजिस्टेंस है 3 ohms, कैपेसिटेंस है 1 फैराड, तो टाइम आएगा आपके पास 3 सेकेंड्स। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, Q नॉट की वैल्यू 9 कूलम्स और टाइम 3 सेकेंड्स। MCQ number 11. Radiation emitted from a certain star has maximum intensity near the wavelength 580 nanometers.
सही है। तो भाई वेवलेंथ गिवन है, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं पहले ही। लैम्डा की वैल्यू गिवन है 580 नैनोमीटर्स, यानी कि 10⁻⁻9 meters. Assuming a star has a black body, then the temperature of its surface will be, टेम्परेचर कैलकुलेट करना है। तो इसके अंदर हम अप्लाई करेंगे वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ का फॉर्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट बी से रिप्रेजेंट किया जाता है और डिवाइड बाय टेम्परेचर। सही है। ये जो कांस्टेंट है बी, इसकी वैल्यू होती है 2.8989 10⁻⁻³ मीटर केल्विन। तो इसको जो है मैं अप्रॉक्स 3 ही लिख रहा हूँ, सही है, ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो। फिर से कोई बात, तो 3 10⁻⁻³ इस बी की वैल्यू होती है और टेम्परेचर फाइंड आउट करना है। तो टी मैंने लिख दिया। तो टी इज़ इक्वल्स टू 3 10⁻⁻³ डिवाइडेड बाय वेवलेंथ लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू 580 10⁻⁻9। इसको सॉल्व करने के लिए एक और अप्रॉक्सीमेशन करते हैं। 80 है ये 580 लिखा हुआ है डिनोमिनेटर के अंदर। इसको अगर मैं अप्रॉक्स 600 लिख दूँ तो मेरा जो आंसर है वो अप्रॉक्सीमेट आएगा, और 10⁻⁻9 था, नीचे ऊपर जाके +9 बन जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए 2 टाइम्स कैंसिल आउट कर दिया, 200 बनेगा, यानी कि 1/200 और 10⁻⁻ हो जाएगी 9 - 3 6 +6। ठीक है। तो इसका मतलब ये, इसको अगर मैं 1/2 लिखूँ तो 10⁻⁴ ये बनेगा, और 1/2 का मतलब होता है 0.5। तो 0.5 10⁻⁴ केल्विन्स इसका आंसर है। अब इसको अगर मैं 10⁻⁴ को कंज्यूम कर लूँ तो अप्रॉक्स 5000 केल्विन्स इसका आंसर होगा। सही। तो 4 ज़ीरोज़ है ना, तो 4 डिजिट आगे बढ़ा दिया तो 5000 बन जाएगा, ऑप्शन ए। MCQ number 12. A capacitor and an inductor are connected to AC. If we double the frequency of AC supply, अगर AC सप्लाई की फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया जाए तो रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, ये पूछा जा रहा है। तो भाई कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो होती है ना, इसका फॉर्मूला होता है XC = 1/FC। सही है। और इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसका फॉर्मूला होता है XL = F × L। सही। तो फ्रीक्वेंसी का इंडक्टिव रिएक्टेंस के साथ डायरेक्ट रिलेशन है और कैपेसिटिव रिएक्टेंस के साथ इन्वर्स रिलेशन है। तो अगर फ्रीक्वेंसी डबल करेंगे तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस तो हाफ हो जाएगी, लेकिन इंडक्टिव रिएक्टेंस डबल हो जाएगी। सही। तो इसका आंसर होगा XL is doubled and XC reduces to half, ऑप्शन D। MCQ number 13. A body of mass 2 kg executes a simple harmonic motion under a force F is equals to -200 Newton meter times x। ये जो वैल्यू गिवन है ये मैं इधर लिख देता हूँ। ये कुछ इस तरीके से गिवन है, F is equals to -200 Newton/meter times x। सही है। अगर मैं इसको कंपेयर करवाऊँ इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन से, हुक्स लॉ की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या थी भाई, F is equals to -kx। तो F से कंपेयर होगा, इक्वल टू से कंपेयर होगा, माइनस से कंपेयर होगा, x से कंपेयर होगा, और ये जो वैल्यू लिखी हुई है ना 200 Newton/meter, ये k की वैल्यू आ जाएगी। तो इनडायरेक्टली हमें k गिवन है 200 Newtons/meter। सही। आगे कह रहे हैं इफ इट्स वेलोसिटी एट मीन पोजीशन इज़ 100 meters per second। इफ़ इट्स वेलोसिटी एट मीन पोजीशन इज़ 100 meters per second, मीन पोजीशन के ऊपर मैक्सिमम वेलोसिटी होती है। तो हमें मैक्सिमम वेलोसिटी गिवन है भाई, मैक्सिमम वेलोसिटी इज़ इक्वल्स टू 100 meters per second। ठीक है भाई, 100 meters per second मैक्सिमम वेलोसिटी आ गई। एम्पलीट्यूड पूछा जा रहा है। एम्पलीट्यूड मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, मैक्सिमम वेलोसिटी इज़ इक्वल्स टू ω² और यानी कि √k/m टाइम्स x0, वेयर x0 इज़ एम्पलीट्यूड। सही। तो इसको सॉल्व करने के लिए x0 को अलग कर लेते हैं। तो m इधर डिवाइड का उधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, k मल्टीप्लाई का उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ये फॉर्मूला कुछ इस तरीके का बनेगा, Vmax टाइम्स √m/k। सही। तो उसके अंदर वैल्यूज पुट कर देते हैं। मैक्सिमम वेलोसिटी 100 meters per second, √ मास हमें गिवन है 2 kg, डिवाइड बाय k की वैल्यू है 200। ठीक है भाई। तो 200 टाइम्स कैंसिल होगा, 1/100 का √
हमारे पास 10 बनेगा, तो एक्स नॉट इज इक्वल्स टू 100/10, तो 10 से एक ज़ीरो कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास आंसर है 10 मीटर्स। तो ये इसका मैक्सिमम डिस्टेंस होगा, यानी कि एम्पलीट्यूड, ऑप्शन बी। MCQ number 14. Unit of magnetic flux is Webers. In terms of SI base units, Weber can be written as Weber's magnetic flux density का magnetic flux का unit होता है। तो magnetic flux का formula, magnetic flux is equals to dot product of magnetic field intensity and vector area, ऐसा ही है। तो ये फॉर्मूला बनता है। और B की अगर मैं बात करूँ तो B का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इन टर्म्स ऑफ फोर्स F इज इक्वल्स टू BIL फार्मूला होता है, तो F/IL इज इक्वल्स टू B, सही है। ये B की जगह पे मैं सब्सटीट्यूट कर देता हूँ, तो हमारे पास फार्मूला बनेगा F इंटू एरिया डिवाइड बाय I इंटू L। F का मतलब फोर्स न्यूटन, एरिया स्क्वायर मीटर्स, करंट एम्पियर्स, और L का मतलब है लेंथ मीटर्स। तो 1 मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास इसका यूनिट बनेगा न्यूटन मीटर पर एम्पियर, सही है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। MCQ नंबर 15. अ ब्लॉक ऑफ मास 20 ग्राम्स, एक ब्लॉक है जिसका मास है 20 ग्राम्स और उसको वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया गया है, उसकी वेलोसिटी जो है वो हमें गिवन है। वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो भाई जो बेसिकली वर्क डन है वो कन्वर्ट हो रहा है काइनेटिक एनर्जी के अंदर। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 12mv², सही है। और चूँकि अगेंस्ट द ग्रेविटी ट्रैवल कर रहे हैं इस वजह से एक नेगेटिव साइन भी आएगा, तो -1/2 वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं। m मास 20 ग्राम्स, तो डिवाइड करा दिया 20 को डिवाइड करा दिया 1000 से, और v का मतलब वेलोसिटी 10 है, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, सिंपल। तो 2 10 टाइम्स होता है, 10 1000 कैंसिल आउट होगा, तो इसका आंसर है -1 जूल, यानी कि ऑप्शन डी। MCQ नंबर 16. द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज़ 6 ohms एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड के। भाई 50 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर रेजिस्टेंस जो है वो 6 ohms थी, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर 8 ohms रेजिस्टेंस है, तो इसको मैंने R2 कह दिया। तो नेट रेजिस्टेंस 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर क्या होगी? बहुत अच्छी बात करती है भाई। इसका फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू R0 1 + α/t, वेयर R0 इज़ रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस फॉर्मूले को मैं इस तरह से अगर लिखूँ, R इज़ इक्वल्स टू R0 + α/R0t, और ये प्लस R0 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो R - R0 और डिवाइडेड बाय R0 टाइम्स t, अल्फ़ा के इक्वल आ जाएगा, सही है। इसके अंदर अगर मैं फर्स्ट कंडीशन की बात करूँ तो R1 T1 फार्मूला बनेगा, और सेकंड कंडीशन की बात करूँ तो R2 और T2 हो जाएगा, R0 T2 इज इक्वल्स टू अल्फ़ा। दोनों केसेस के अंदर जो रेजिस्टर है, जो वायर है वो सेम है, तो उसकी जो कोफिशेंट होगा, टेम्परेचर कोफिशेंट रेजिस्टेंस का, वो सेम होगा। तो इन दोनों को कंपेयर करवा देते हैं। उन दोनों को जब कंपेयर करवाएंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह का रिलेशन बनेगा, R1 - R0 डिवाइडेड बाय R0 टाइम्स T1 इज इक्वल्स टू R2 - R0 डिवाइडेड बाय R0 टाइम्स T2। ठीक है भाई, तो ये R0 और ये R0 कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये इधर T1 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इधर T2 उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो ये बनेगा T2 टाइम्स R1 - R0, और ये बनेगा T1 टाइम्स R2 - R0। अब हमें R0 कैलकुलेट करना है, तो उसको अलग कर लेते हैं फॉर्मूले से, फिर वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो ये बनेगा हमारे पास, बल्कि वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं, ज़्यादा बेहतर है। T2 की वैल्यू 100, R1 की वैल्यू हमारे पास 6 माइनस R0 कैलकुलेट करना है, और यहाँ पर T1 की वैल्यू 50, R2 की वैल्यू है 8 माइनस R0 कैलकुलेट करना है। मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये बन जाएगा 600 माइनस 100 R0, और ये हो जाएगा 8 5 टाइम्स होता है 40, 400 माइनस 50 R0, सही है भाई। तो ये 600 एज इट इज़ लिखा हुआ है, ये प्लस 400 था, इधर आके -400 हो गया। ये -50 R0 एज इट इज़ लिखा हुआ है, ये -100 था, इधर आके +100 R0 हो जाएगा। ठीक है भाई,
तो इसको सॉल्व करते हैं। 600 माइनस 400 200, लेफ्ट हैंड साइड पे 100 माइनस 50, आंसर आएगा 50 आर नॉट पॉजिटिव। तो उसको डिवाइड कराने पे 200 डिवाइड बाय 50, 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 4 टाइम्स, तो इसका आंसर आ जाएगा 4 ohms, यानी कि ऑप्शन बी। MCQ नंबर 17, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मार्क्ड 200 वाट, पावर गिवन है 220 वोल्ट। जब 220 वोल्ट इसको वोल्टेज दिया जा रहा है तो इसकी पावर थी 200 वाट। इफ़ द सेम बल्ब इज़ कनेक्टेड टू 110 वोल्ट्स, अच्छा इसको तो फिर V1 कह लेते हैं, इसको V2 कह देते हैं। सप्लाई लाइन, द पावर कंज्यूम्ड इज, पावर कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले ये P1 हो जाएगा, ये V2 हो जाएगा। सबसे पहले अगर मैं इसके पावर का फॉर्मूला लिखूँ तो P इज़ इक्वल्स टू VI, ये फॉर्मूला होता है। तो P1 V1 और इसी तरह P2 इज़ इक्वल्स टू V2 टाइम्स I। तो इन दोनों में से अगर मैं I को अलग करूं और कंपेयर करवाऊं तो ये फॉर्मूला बनेगा P1 अपॉन V1 इज़ इक्वल्स टू P2 अपॉन V2। दोनों वोल्टेजेस पता है, पावर कैलकुलेट करनी है तो P2 कैलकुलेट करने के लिए P2 को अलग कर लेते हैं। तो P2 इज़ इक्वल्स टू P1 टाइम्स V2 डिवाइडेड बाय V1। सही, ये V2 इधर डिवाइड करता है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। तो P2 इज़ इक्वल्स टू P1 का मतलब 200 और V2 का मतलब है 110 डिवाइडेड बाय V1 220। सही भाई। तो इसको अगर हम कैंसिल आउट करने की कोशिश करें तो ये 11 टाइम्स कैंसिल आउट हो सकता है। 11 10 टाइम्स होता है 110 और 11 20 टाइम्स होता है 220। तो 0 से 0 तो कैंसिल आउट हो गया, 200 टाइम्स, तो इसका मतलब पावर आएगी हमारे पास 100 वाट, यानी कि ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। MCQ नंबर 18, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द सम ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू द डिफरेंस, भाई सम ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स, इसका मतलब a प्लस बी का मैग्नीट्यूड इक्वल है a माइनस बी के मैग्नीट्यूड के। सही ना भाई, यही बात लिखी जा रही है। तो एंगल क्या होगा ये पूछा जा रहा है। भाई देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर मैं इसके अंदर फार्मूला अप्लाई करता हूँ, a प्लस बी का फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ऐसा ही इन दी अंडर रूट। इसी तरह a माइनस बी का फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, ठीक है, इन दी अंडर रूट। अब भाई देखो, मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूँ। अब ये दोनों फार्मूलाज दोनों डिफरेंट हैं। क्या डिफरेंस क्या है इन दोनों के अंदर? एक तरफ यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, सही है। तो ये कभी भी एक दूसरे के इक्वल नहीं हो सकते, सिवाय एक शर्त के। क्या? कि अगर ये पूरा फैक्टर दोनों तरफ ज़ीरो हो जाए, अगर ये पूरा फैक्टर दोनों तरफ ज़ीरो हो जाए, अगर ये भी ज़ीरो हो जाए और इस तरफ भी ज़ीरो हो जाए, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर भी क्या बनेगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो दोनों इक्वल आ जाएंगे, सही है। तो अब सवाल ये है कि 2ab cos थीटा, चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो, इसको ज़ीरो के इक्वल लाना है। तो यहाँ पर थीटा की जगह पे कौन सी ऐसी वैल्यू सब्सटीट्यूट की जाए कि ये इसका आंसर ज़ीरो बन जाए? तो सवाल, इसका आंसर है 90 डिग्रीज़। क्यों? क्योंकि भाई cos 90 की वैल्यू ज़ीरो होती है। तो अगर हम इधर 90 डिग्रीज़ सब्सटीट्यूट करेंगे तो दोनों जो हैं वो इक्वल हो जाएंगे, ये ज़ीरो बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, 90 डिग्रीज़ इन रेडियंस होता है π/2, तो इसका आंसर है π/2 रेडियंस, ठीक है। तो अब ज़रा ये सवाल समझना, इसका मतलब क्या है कि अगर दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर है a, दूसरा वेक्टर है b, तो अगर इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान एंगल 90 डिग्रीज़ होगा, तब इन दोनों का सम और इन ही दोनों वेक्टर्स का जो डिफरेंस है, इन दोनों के जो रिजल्टेंट्स होंगे, सम का रिजल्टेंट और डिफरेंस का रिजल्टेंट, दोनों इक्वल होंगे मैग्नीट्यूड के अंदर, डायरेक्शन में नहीं, सिर्फ मैग्नीट्यूड के अंदर इक्वल होंगे। कब? जब एंगल 90 डिग्रीज़ बनेगा। MCQ नंबर 19, अब देखो इस MCQ में क्या कह रहे हैं? कैथोड रे ऑसिलोस्कोप इज डिस्प्लेइंग एन AC सिग्नल इफ़ वन वेव इज़ कम्प्लीटेड इन 2 सेंटीमीटर। एक वेव 2 सेंटीमीटर में कंप्लीट हो गई, इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास है वेव लेंथ लैम्डा। एक वेव 2 सेंटीमीटर में कंप्लीट हो गई, तो इसका मतलब एक वेव की लेंथ कितनी है भाई? वो है 2 सेंटीमीटर।
अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड टाइम बेस सेटिंग इज़ 10 मिली सेकेंड्स पर सेंटीमीटर। तो ये हमें क्या गिवन है, 10 मिली सेकेंड्स पर सेंटीमीटर। देखो सेकेंड्स जो है वो यूनिट होता है टाइम का, सही है ना, और वो डिवाइड हो रहा है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का मतलब है लेंथ, और अगर वेव की बात की जाएगी तो वेव लेंथ का सिंबल होता है लैम्डा। तो ये हमें बेसिकली टी अपॉन लैम्डा गिवन है, सही। तो टी अपॉन लैम्डा की वैल्यू कितनी है भाई, टी अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू 10 मिली सेकेंड्स पर सेंटीमीटर। अब मिली को अगर हम कन्वर्ट करें तो ये बनेगा 10 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ सेकेंड्स पर सेंटीमीटर्स। ये हमें टी अपॉन लैम्डा गिवन, सही। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करा दूँ लैम्डा से, तो मतलब ये लैम्डा इधर डिवाइड का उधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 10 × 10⁻³ सेकेंड्स पर सेंटीमीटर्स, और मल्टीप्लाई होगा लैम्डा से, लैम्डा की वैल्यू है 2 सेंटीमीटर्स, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 × 10 आंसर आएगा टाइम पीरियड का 20 10⁻³ सेकेंड्स, सही है भाई। तो टाइम पीरियड आ गया हमारे पास, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। तो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला, फ्रीक्वेंसी इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड है हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 20 10⁻³ तो इसको सॉल्व करते हैं, तो 10⁻³ ऊपर जाके +3 हो जाएगा, 1/20 और +3 का मतलब है 1000, सही है भाई। तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, और ये 500 100 का हाफ 50 हर्ट्ज इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी। Two bodies are projected at an angle of alpha and 90 - alpha to the horizontal with the same speed. अब देखो दो एंगल्स हमें गिवन है, एक अल्फ़ा है, एक 90 - अल्फ़ा है। द रेशो का मतलब होता है डिवाइड, किसको डिवाइड करना है, बिटवीन देयर टाइम ऑफ फ्लाइट, दोनों के टाइम पीरियड्स को डिवाइड करना है। तो यहाँ पर भाई मैं टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिखता हूँ, T = 2V0 sin थीटा अपॉन जी, ये फॉर्मूला होता है टाइम पीरियड का। अगर एंगल चेंज करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है टाइम पीरियड चेंज होगा। इधर मैं लिख रहा हूँ θ1 और इधर मैं लिख रहा हूँ T1। इसी तरह अगर दूसरा एंगल सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये हमारे पास चेंज हो जाएगा 2 × V0 sin θ2 डिवाइडेड बाय जी, सही। तो अगर इसके अंदर हम एंगल सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो ये हमारे पास फॉर्मूला कुछ इस तरह का बनेगा, बल्कि पहले डिवाइड करा देते हैं। तो पहली इक्वेशन को अगर मैं दूसरी इक्वेशन से डिवाइड करूँ तो लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड होगी T1/T2 इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड से डिवाइड होगी 2V0 sin θ1 डिवाइडेड बाय जी, और ये डिवाइड हो रहा है किससे भाई, 2V0 sin θ2 डिवाइडेड बाय जी से, सही है। तो भाई 2V0 से 2V0 कैंसिल आउट हो जाएगा, जी से जी कैंसिल आउट हो जाएगा, और डिवाइड को जब हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा T1/T2 इज इक्वल्स टू sin θ1 डिवाइडेड बाय sin θ2, ठीक है भाई। तो अब इसके अंदर अगर मैं एंगल सब्सटीट्यूट कर दूं तो θ1 की वैल्यू हमारे पास अल्फ़ा, तो इधर मैंने लिख दिया sin अल्फ़ा, और डिवाइड हो रहा है θ2 का मतलब है 90 - अल्फ़ा, तो यहाँ पर आ जाएगा sin 90 - अल्फ़ा, ठीक है भाई। तो यहाँ पर अगर इसको सॉल्व करना हो तो भाई देखो एक बात याद रखो, ये जो sin 90 - अल्फ़ा है ना, ये एक प्रॉपर्टी है, ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी। sin 90 - अल्फ़ा इक्वल होता है cos अल्फ़ा के, सही। तो जो भी एंगल गिवन हो, मिसाल के तौर पे अगर मैं sin 30 डिग्रीज़ की बात करता हूँ, तो sin 30 और 30 को 90 में से माइनस करो तो बनेगा 60, तो cos 60, इन दोनों की वैल्यू सेम होती हैं, ऑब्वियस सी बात है, सही है ना। तो इस वजह से ये प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए। तो यहाँ पर sin 90 - अल्फ़ा लिखकर डिनोमिनेटर के अंदर, तो उसकी जगह पे हम लिख सकते हैं cos अल्फ़ा, यहाँ पे cos अल्फ़ा पुट कर देते हैं, न्यूमरेटर के अंदर sin अल्फ़ा एज इट इज़ है। तो इसका आंसर आएगा हमारे पास T1/T2, यानी कि ये जो रेशो है टाइम पीरियड का वो इक्वल है sin अल्फ़ा अपॉन cos अल्फ़ा के, यानी कि ऑप्शन सी इसका आंसर है। MCQ नंबर 21, अ पार्टिकल हैविंग मास m चार्ज q मैग्नेटिक फील्ड b के अंदर एंटर कर रहा है, सर्कुलर पाथ में मूव कर जाएगा, रेडियस r है, टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है, टाइम टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन।
अच्छा भाई देखो, फॉर्मूला याद हो अगर आपको तो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, इसका फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन टी। फॉर वन कंप्लीट रेवोल्यूशन थीटा की वैल्यू हो जाती है 2 पाई रेडियंस, और टी जो है वो टाइम पीरियड बन जाता है, टाइम टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन या वन रेवोल्यूशन। तो अगर यहाँ से टी को अलग किया जाए तो टी इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा। सही। इसी तरह अगर आपको एक प्रॉपर्टी याद हो, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी, v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ से अगर हम ओमेगा को अलग करें तो v अपॉन आर ओमेगा के इक्वल है। इधर जो ओमेगा लिखा हुआ है इसकी जगह पे हम v अपॉन आर अगर सब्सटीट्यूट कर दें तो ये t इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन में आएगा v अपॉन आर। अब ये जो r है वो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में तो वो ऊपर आ जाएगा, तो t इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन v टाइम्स r। सही, ये फॉर्मूला बन जाएगा। अब ये जो रेडियस है इसके लिए अब जब ये पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है तो वो सर्कल में मूव कर रहा है, सर्कल के अंदर सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स क्यों प्रोड्यूस हुई? वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोड्यूस हुई है मैग्नेटिक फोर्स की वजह से। तो मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी कि क्यू वी बी इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। सही। तो v से एक v कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर यहाँ से r को अलग किया जाए तो r इक्वल आएगा एम वी अपॉन क्यू बी के। अब ये r रेडियस इसके इक्वल है तो यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं r की जगह पे, तो t इज इक्वल्स टू 2 पाई डिवाइड बाय वेलोसिटी, और r की जगह पे हमने लिख दिया एम वी अपॉन क्यू बी। तो v से v ये भी कैंसिल आउट हो गया, तो टाइम पीरियड का हमारे पास फॉर्मूला बन गया 2 पाई m अपॉन क्यू बी। ये फॉर्मूला होगा, इस का आंसर है ऑप्शन ए, 2 पाई m अपॉन क्यू बी। MCQ number 22. If m and m represent the mass of earth and mass of satellite respective orbital speed का फॉर्मूला पूछा जा रहा है, तो ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला होता है √2gm अपॉन r। ऑप्शन डी इसका आंसर है। MCQ number 23. A 2 microfarad capacitor is connected to 10 volt DC supply. कैपेसिटेंस गिवन है और वोल्टेज गिवन है DC सप्लाई का। Q चार्ज है और E एनर्जी है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द वैल्यूज ऑफ Q एंड E? तो Q की वैल्यू क्या होगी भाई? Q का फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल्स टू CV, तो Q इज इक्वल्स टू C कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफेराड और V वोल्टेज है 10 वोल्ट्स, तो 2 टाइम्स 10 आंसर आएगा 20 माइक्रोकूलम्स। सही है ना भाई? तो चार्ज तो ये आ गया। एनर्जी की अगर बात की जाए तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल्स टू हाफ CV स्क्वायर, तो 1/2 और 2 माइक्रोफेराड टाइम्स 10 वोल्ट का स्क्वायर, तो ये हमारे पास आंसर आएगा। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 और माइक्रो जूल्स, ये इसका आंसर है। सही। अब चूँकि ये ऑप्शन में मौजूद नहीं है तो ये मेरे ख्याल में ये जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा है ना ये गलत लिखा हुआ है, इसकी जगह पे होना चाहिए था जूल्स। तो इस वजह से इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। चार्ज जो है वो 20 माइक्रोकूलम है और एनर्जी जो है वो 100 माइक्रो जूल्स है। सही। नंबर 24. 2 strings A and B of a sitar produce 5 beats per second. 5 beats प्रोड्यूस हो रही हैं, तो अगर नीचे लिखा हुआ इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रिंग ए इज़ 400 हर्ट्ज़, अगर एक की फ्रीक्वेंसी 400 हर्ट्ज़ है और 5 बीट्स प्रोड्यूस हो रही हैं, तो भाई बीट फ्रीक्वेंसी हम कैलकुलेट करते हैं सिंपल, बड़ी फ्रीक्वेंसी में से छोटी फ्रीक्वेंसी को माइनस करके। तो अब अगर एक 400 है तो इसके दो पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं, एक हो सकता है भाई 395 और दूसरा हो सकता है 405। सही। 400 में से 395 को माइनस करोगे तब भी आंसर आएगा 5 बीट्स पर सेकंड। इसी तरह 405 में से आप 400 को माइनस करोगे तब भी आंसर आएगा 5 बीट्स पर सेकंड, और वो दोनों ही ऑप्शन में मौजूद हैं। अब क्या करें, आगे पढ़ते हैं सवाल। व्हेन द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज स्लाइटली इंक्रीज्ड 2 बीट्स पर सेकंड्स आर प्रोड्यूस्ड। भाई हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी का टेंशन के साथ डायरेक्ट स्क्वायर रूट का रिलेशन होता है, ये फॉर्मूला होता है ना, तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन। तो भाई टेंशन बढ़ाएंगे फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, तो पहले 5 बीट्स बन रही थी बाद में 2 बीट्स बन रही हैं, इसका मतलब ये है कि पहले फ्रीक्वेंसी कम थी बाद में फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो गई। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, तो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी पहले फ्रीक्वेंसी कम थी, तो इस वजह से इसका आंसर होगा 395 ऑप्शन सी।
MCQ number 25. If N, M, V and C represents number of molecules, N जो है वो number of molecules है, M mass है, V velocity नहीं V volume है, C velocity है speed of a molecule, dimensions। अब तो मतलब कौन सा फॉर्मूला सही होगा भाई? अगर आपको याद हो मैं आपको डायरेक्ट फार्मूला याद दिलाता हूँ। प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस 1/3 रॉ वी स्क्वायर बार एवरेज वेलोसिटी, याद है? तो यहाँ पर ये जो रॉ है ये है डेंसिटी, वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी। वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी का फॉर्मूला, वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी इक्वल होती है भाई टोटल मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, और वी की जगह पे क्वेश्चन में कह रहे हैं सी है तो चलो सी सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा 1/3 NM/V टाइम्स सी स्क्वायर। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। MCQ number 26. Moment of inertia of a thin rod of mass m, length L, about a line passing through its center। भाई देखो ये आपको याद करना होगा, एक थिन रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/12 ml² के इक्वल होता है। तो ये बात आपको याद करनी होगी, ऑप्शन ई इसका आंसर है। MCQ number 27. Using the concept of significant figures, the sum and product of three numbers। तो भाई देखो सबसे एक्यूरेट कौन सा है? तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज चॉइस इज़ द मोस्ट एक्यूरेट? तो सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स जिसके अंदर होंगे वही सबसे एक्यूरेट है। MCQ number 28. The orbit of electron moving at rate of ये velocity given है मीटर्स पर सेकेंड के अंदर, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड गिवन है हमें, ये मेरे ख्याल में टेस्ला होना चाहिए था। मैग्नेटिक फील्ड बी गिवन है, द रेडियस ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी गिवन है, चार्ज भी गिवन है। रेडियस कैलकुलेट करना, अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया रेडियस का mv/q_b, सही है ना? तो यहाँ पे वैल्यूज सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन 9 लिख देते हैं, ज़्यादा बेहतर है, 10⁻⁻31 मास हो गया। वेलोसिटी है हमारे पास 1.6 10⁻6, तो 1.6 10⁻6 वेलोसिटी आ गई। चार्ज 1.6 10⁻⁻19 और मैग्नेटिक फील्ड है 1 10⁻3 टेस्लाज। तो 1.6 से 1.6 कैंसिल आउट हो गया, तो 9, अच्छा 0.1 लिख दो, कोई मसला नहीं है। तो 9.1 तो एज इट इज़ आ गया। 10⁻⁻ देख लेते हैं, 10⁻⁻31 + 6, अच्छा नीचे है -19 और -3, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो 19 और 3 को ऐड करोगे तो बनेगा 22, नीचे माइनस का ऊपर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो +22, सही है। तो अगर दोनों को पहले ऐड कर लो तो 22 + 6 हो जाएगा 28, और 28 पॉजिटिव है, माइनस का 31 भी है। तो 31 में से आप जब 28 सब्ट्रैक्ट करोगे तो इसका बचेगा -3। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 9.1 10⁻³ मीटर्स इसका आंसर है, यानी कि ऑप्शन ए। MCQ नंबर 29. मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये फिर से वही बात आ गई, आपको याद करना होगा। सॉलिड स्फीयर की बात की जा रही है, तो सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 2/5 mr² के इक्वल होता है। MCQ नंबर 30. The total energy of a block executing simple harmonic motion is। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला, टोटल एनर्जी E से रिप्रेजेंट की जाती है, इसका फॉर्मूला होता है kx02/2, वेयर x0 इज एम्पलीट्यूड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रोपोर्शनल टू x²। MCQ नंबर 31. When an operational amplifier is used as inverting amplifier। अच्छा अब देखो ऑपरेशनल एम्पलीफायर को यूज़ कर रहे हैं इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के तौर पे, इन्वर्ट कर रहे हैं। तो इन्वर्ट के अंदर जो आउटपुट है और जो इनपुट है वो उसके अंदर जो फेस चेंज आता है वो 180 डिग्रीज़ का आता है, ये बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। तो इसका आंसर है 180 डिग्रीज़। MCQ नंबर 32. An aircraft of wingspan 50 meters flies horizontally at an area where the vertical component of Earth's magnetic field, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड गिवन है। तो ये लेंथ हो जाएगी हमारे पास, और इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस एन EMF गिवन है 1 वोल्ट और इट्स स्पीड शुड बी। तो EMF का फॉर्मूला होता है मोशनल EMF इज इक्वल्स टू VBL sin थीटा, और चूँकि वर्टिकल कंपोनेंट है और वो हॉरिजॉन्टल ट्रैवल कर रहा है तो थीटा जो है वो 90 डिग्रीज़ हो जाएगा। तो
तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो EMF डिवाइडेड बाय B टाइम्स L वेलोसिटी आ जाएगी। तो EMF 1 वोल्ट है, डिवाइड बाय मैग्नेटिक फील्ड 2 × 10⁻⁻⁴ और जो लेंथ है वो है 50 मीटर्स। तो इसको सॉल्व करते हैं तो 2 × 50 100 बन जाएगा। तो ये लिखा हुआ आपका V = 1/100 10⁻⁻⁴। तो 100 और 10⁻⁻⁴ को अगर हम सॉल्व करें तो ये बनेगा 1 10⁻⁻²। नीचे से ऊपर जाएगा तो बन जाएगा 100 मीटर्स पर सेकेंड। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। MCQ number 33. An astronomical telescope has magnifying power of 5. Magnification given if the focal length of eyepiece की focal length FE से represent करते हैं and what is the focal length of ऑब्जेक्टिव FO कैलकुलेट करना है। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के लिए मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला M = FO/FE ये फॉर्मूला होता है। FO कैलकुलेट करना है हमें, तो मैग्नीफिकेशन टाइम्स FE = FO। वैल्यूज़ पुट कर देते हैं तो 5 × 20 = FO। तो इसका आंसर आएगा 500 और यूनिट हो जाएगा इसका सेंटीमीटर्स। तो इसका आंसर है ऑप्शन 100 सेंटीमीटर का मतलब है 1 मीटर हो गया, ऑप्शन ए। MCQ नंबर 34. द डायमेंशंस ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी का भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, ओमेगा = θ/t। डायमेंशन हमेशा फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं। थीटा का मतलब है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यूनिट क्या होता है इसका? यूनिट होता है रेडियंस। तो रेडियंस पर सेकेंड इसका यूनिट आ गया, सही है। तो रेडियंस की कोई डायमेंशन नहीं होती। रेडियन जो है वो एक सप्लीमेंट्री यूनिट है, एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। तो रेडियन को हम निगलेक्ट कर देते हैं डायमेंशन के लिए, तो ये हो जाएगा 1/सेकेंड। 1/सेकेंड यानी कि T इनवर्स एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन है। तो T इनवर्स का मतलब क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। इसी वजह से एंगुलर वेलोसिटी को एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कहा जाता है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी एंगुलर वेलोसिटी को ही कहते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन ई, M0 L0 T इनवर्स। MCQ number 35. If 0.3i plus 0.5j plus dk represents a unit vector, the value of d is। भाई कह रहे हैं कि ये एक यूनिट वेक्टर है, इस d की वैल्यू बता दो। यूनिट वेक्टर किसे कहते हैं? यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जो किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन बताने के काम आता है और इसका मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल होता है। तो अगर ये वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होना चाहिए? 1 के इक्वल होना चाहिए। तो इक्वल कर देते हैं, कोई मसला नहीं है। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं भाई? स्क्वायर रूट के अंदर i के साथ जो लिखा है उसका स्क्वायर, j के साथ जो लिखा है उसका स्क्वायर और k के साथ जो लिखा है उसका स्क्वायर, सही है। और इस किसके इक्वल होना चाहिए भाई? 1 के इक्वल होना चाहिए। तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग करा दें अगर, तो यहाँ पर स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर 1 का स्क्वायर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 0.3 का स्क्वायर अगर हम देखें तो वो आएगा 0.09, 0.5 का स्क्वायर 0.25 और डी स्क्वायर एज इट इज़ लिखा और राइट हैंड साइड पे 1 एज इट इज़ लिखा हुआ है, सही है ना भाई। तो इन दोनों को अगर ऐड करें तो 0.09 प्लस 0.25 तो 25 प्लस 9 कितना होता है? 34। तो 0 पॉइंट के साथ हो जाएगा 0.34 प्लस डी स्क्वायर = 1। डी हमें कैलकुलेट करना है, इधर प्लस का है 0.34, उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो ये बनेगा हमारे पास 1 - 0.34। 1 में से जब ये वैल्यू हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.66, सही है। और ये डी स्क्वायर के इक्वल है, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट भी लेना पड़ेगा ताकि ये वैल्यू ख़त्म हो जाए। तो इसका आंसर ऑप्शन बी, √0.66।